Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter the nationalist movement second. ये आपकी 8th क्लास की बुक में हिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसके बारे में स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी स्टार्ट। अब हम आगे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी 1909 का पार्लियामेंट और रिफॉर्म, उसके बाद में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या रिफॉर्म, इन सभी के बारे में स्टडी की थी। अब उसके बाद में हमने उसमें स्टडी की थी रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट इज द कॉल्ड ऑफ ए ब्लैक लॉ। तो वो ब्लैक लॉ क्या था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आदमी जो सस्पेक्टेड दिखाई देता था उसको अरेस्ट किया जाता था और उसको प्रिजनर बनाया जाता था, कैदी बना दिया जाता था। वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता था कि मुझे कैद करके क्यों रखा गया। इट्स ओके। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है वो हम इसमें स्टडी करेंगे कि जो उन्होंने ब्लैक लॉ बनाया था, रोलेट एक्ट पास किया था, तो उसके बाद में हमारे इंडियन से पब्लिक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे अपोज किया। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा द जलियांवाला बाग मैसकर 1990। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्रिकल इवेंट्स के अंदर आता है। तो इसकी स्टडी हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो आपके पास आ रहे हैं इसमें लास्ट जो नेशनलिस्ट मूवमेंट फर्स्ट था और नेशनलिस्ट मूवमेंट सेकंड, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे स्टडी करने के लिए आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं मिलेगा और कंपटीशन लेवल तक इसमें जो भी आप आगे हायर एजुकेशन के लिए या कंपटीशन लेवल के लिए जहाँ भी फाइट करेंगे तो वहाँ इसके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाता है। ओके, तो यहाँ हम स्टडी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सुनिए, जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? ये रोलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था। जो रोलेट एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया था, ब्लैक लॉ रोलेट एक्ट, तो इस एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने मीटिंग बुलाना शुरू कर दिया। 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को 1990 महात्मा गांधी ने हड़ताल की थी और वो की थी इस एक्ट के अगेंस्ट में। उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज द मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और हमें पता है कि मार्शल लॉ जब इम्पोज हो जाता है तो उसके बाद में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाता है। इट मीन्स हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं, हम गैदरिंग में या फिर हथियार लेकर के कहीं भी हमारे पास अलाउ नहीं होता है और मीटिंग लेना ही अलाउ नहीं होता है। तो मीटिंग इन्होंने करना शुरू कर दी थी, हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। ये जब 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की थी उसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर साफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। ये इस हड़ताल में पार्टिसिपेट करने वाले थे, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, महात्मा गांधी की सपोर्ट कर रहे थे। तो इन दोनों को ही अरेस्ट किया गया। महात्मा गांधी अपोज्ड टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने जब अपोज किया तो अपोज करते हुए उन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल को महात्मा गांधी वाज ऑर्गेनाइज ए मीटिंग इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहाँ है वो देखिए, ये पंजाब है और पंजाब के बॉर्डर पे पाकिस्तान की डायरेक्शन में यहाँ पे जलियांवाला बाग है। अमृतसर में है ये। और जलियांवाला बाग में यहाँ पे मीटिंग महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज की थी 13 अप्रैल। ओके, अब इसमें क्या होता है, जब वो मीटिंग बुला रहे थे तो मार्शल लॉ उन्होंने इम्पोज कर ही रखा था और ये इलीगल था। बट महात्मा गांधी डिड नॉट नो अबाउट ए मार्शल लॉ, सो महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग इन जलियांवाला बाग। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग में जब मीटिंग ले रहे थे तो वहां पे
जनरल डायर ने, जो ब्रिटिश कमांडेंट था, उन्होंने ब्लॉक द एग्जिट एंड ऑर्डर देयर आर्मी सोल्जर्स फॉर शूटिंग देम। उन्होंने शूट करने के लिए ऑर्डर दिया। उनके पास एक ही एग्जिट था, एक ही द्वार था, ये द्वार है। इस एग्जिट को तो उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ पे ये चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ एक बाग था, इनका कोई भी एग्जिट नहीं था। इस एग्जिट में एंट्री करते ही यहीं पे जाकर के इसको ब्लॉक कर दिया आर्मी से और उसके बाद में शूट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे खड़े होकर के उसने कई राउंड गोलियां चलाई और मोर देन थाउजेंड्स से पीपल किल्ड देम, किल्ड एंड मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स पीपल या 2000 पीपल से इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट। ओके, यहाँ पे उनकी काफी संख्या में लोगों की मौत हुई। कुछ लोग भागे दौड़े, पांव के नीचे चिथे गए और वहां पे इसके साइड में यहाँ पे एक कुआं है जिसके अंदर वो वहां पे डर के मारे भाग रहे थे, तो वहां पे जाकर के भी उसके अंदर गिर करके मर गए थे। ऐसी हालात हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है वो सुनिए। इस इंसिडेंट के बाद में हमारे पास जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उस रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न दिस टाइटल, उसका रिएक्ट किया और उन्होंने इस टाइटल को रिटर्न कर दिया, उसने वापस लौटा दिया। ये एक्शन हुआ। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या स्टडी करेंगे वो देखें। उसी टाइम पे हाँ, मैं यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में हमने ये उसमें स्टडी की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था उसके अंदर ये इंडियंस में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किया था और वो सपोर्ट का केवल और केवल टारगेट एक ही था, तुर्की, ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर एंशिएंट टाइम का एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जो आज तुर्की देश पड़ता है उस एरिया में। तो ऑटोमन एम्पायर को दुनिया के सभी मुसलमान अपने उसको खलीफा बोलते हैं। उसके जो गुरु है, धार्मिक नेता है, रिलीजियस लीडर है, उसको खलीफा बोलते हैं। और तुर्की था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था, ब्रिटेन के अगेंस्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसके अगेंस्ट था। और ये जो तुर्की कंट्री था ये डिफीट हो गया था। ब्रिटेन ने उसके ऊपर कई प्रकार की पॉलिसी इंपोज कर दी जिससे उसको हरासमेंट हुई। और ये हरासमेंट इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम थे उन्होंने इसको अपोज किया, क्योंकि वो इंडियन मुसलमानों ने इसी कंडीशन पे ब्रिटेन का सपोर्ट किया था कि वो तुर्की के साथ कोई हरासमेंट की पॉलिसी इंपोज नहीं करेंगे। बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed new policy on the Turkey, on the religious leader, and Indian Muslim opposed their policy। और उन्होंने क्या किया, उस पॉलिसी का अपोज करते हुए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने का काम ये किया था 1920 और ये अली बंधुओं ने किया, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में ये दो भाई थे, इन दोनों का नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। दो भाइयों का नाम और दोनों भाइयों का नाम अली ब्रदर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1920। इट्स ओके। अब ये जो
आंदोलन शुरू हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें महात्मा गांधी सपोर्टेड टू इंडियन से मुस्लिम, हमारे इंडिया में रहने वाले मुसलमानों का महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि महात्मा गांधी वांटेड टू एनकरेज यूनिटी में देखना चाहते थे दोनों को, इसलिए इंडिया में रहने वाले मुसलमानों का उन्होंने सपोर्ट किया। किसमें? खिलाफत मूवमेंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा। खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था, उसी टाइम महात्मा गांधी ने एक नया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, और नया मूवमेंट स्टार्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट के जस्ट बाद में। इधर ये मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट, और दूसरी साइड में महात्मा गांधी ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, मैं अभी आपको मैप में बता रही हूँ बेटा। देखिए, ये कोलकाता है। कोलकाता में सितंबर 1920 के अंदर यहाँ पे एक सेशन बुलाया कांग्रेस के लीडर्स ने, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कांग्रेस के लीडर हर साल अपना कांग्रेस का सेशन बुलाते थे, और उसमें अपनी अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कस करते थे। उसका टारगेट जो होता था, जो उनका एम होता था, उन पे वो डिस्कस करते थे, प्लानिंग करते थे। तो उन्होंने प्लानिंग की। ये सितंबर 1920 में कोलकाता में, और दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन बुलाया गया। तो जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा हमारे पास से नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट की स्टार्ट हो गई थी सितंबर 1920। सितंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, और कोलकाता अधिवेशन भी किया था। कोलकाता सेशन में क्या था, इसमें टारगेट क्या था? इसमें दो टारगेट थे। एक तो तुर्की, क्योंकि महात्मा गांधी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी मुसलमानों को साथ लेके चलना चाह रहा था, इसलिए वो तुर्की को उस पॉइंट पे डिस्कस इसके अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया। और दूसरा पंजाब इट मींस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। दोनों पॉइंट्स का अपोज करते हुए महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 आफ्टर हेल्डिंग द सेशन ऑफ कोलकाता। ओके, क्लियर बेटा? अब ये इसका आगे का हम इसमें स्टडी करेंगे बेटा, कि इसके अंदर डिमांड क्या थी। इसके अंदर डिमांड थी उनकी स्वराज, इंडिपेंडेंस इंडिया। ओके, कि हमें आजादी चाहिए, और वो आजादी चाहने के लिए उन्होंने प्रयास किया। अब उन्होंने कौन कौन से मेथड यूज किए, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो मेथड, जो प्रोग्राम उन्होंने दिए, वो मेथड देखिए। इसमें मेथड में क्या क्या आता है वो देखिए। मेथड कह सकते हैं, या उसका प्रोग्राम्स कह सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के प्रोग्राम क्या क्या लॉन्च किए, तो फर्स्ट हम बताएंगे महात्मा गांधी रिटर्न टू टाइटल ऑफ ए केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का टाइटल मिला हुआ था, उस टाइटल को महात्मा गांधी ने रिटर्न कर दिया। ओके, सेकंड, बाइकआउट ऑफ ए ब्रिटिश गुड या फॉरेन गुड्स। विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया, और उसको काफी मात्रा में उसको जला दिया। उसमें हूब बोनेफायर किया गया, हूब बोनेफायर ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने क्या, बाइकआउटेड द स्कूल्स, कॉलेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, कोर्ट, etc। हर जगह से उन्होंने हमारे इंडियंस जो जॉब में काम, गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। बच्चों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया, स्कूल कॉलेजेस में,
और कोर्ट में जजेस ने जाना बंद कर दिया। ये सभी उन्होंने, और ब्रिटिश गुड्स का भी अपोज करना शुरू कर दिया। दे यूज टू खादी, खादी से वो काम चलाते थे, खादी को यूज करते थे, क्योंकि खादी हमारे इंडियंस से लोगों के द्वारा भी, जो वीवर्स थे उनके द्वारा बनाई हुई थी। तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, अपने देश की स्वदेशी वस्तु पे जोर दिया। इट्स ओके। अब उसके आगे पॉइंट्स में हमारे पास आता है बेटा, उन्होंने कैंपेनिंग की। कैंपेनिंग किसके लिए? कैंपेनिंग फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेज। नॉन पेमेंट ऑफ ए, जो टैक्स, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरवाइव कैसे कर रही थी? सरवाइव कर रही थी कोऑपरेशन से। किसकी कोऑपरेशन से? इंडियंस की कोऑपरेशन से। उसको इनकम हो रही थी। इनकम किससे हो रही थी? टैक्सेस से हो रही थी। जो टैक्स इंपोज कर रहे थे उससे हो रही थी इनकम। दूसरा, उनकी गुड्स से इनकम हो रही थी। उन्होंने टैक्स देना उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडियंस ने, और गुड्स का उन्होंने बाइकाट कर दिया, तो उनका इनकम नहीं होगा, तो उनको हरासमेंट होगी, उनको नुकसान होगा, और इसी हार्मफुल इफेक्ट से वो इंडिया को छोड़ करके जा सकते हैं। इसी टारगेट को लेकर के महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। इट्स ओके। बट उसके बाद में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इनके सामने आई। इन्होंने लंबे टाइम तक ये इसको बाइकाट नहीं कर पाए, क्योंकि जो स्कूल का बाइकाट किया था, स्कूल में बच्चों ने जाना बंद कर दिया था, गवर्नमेंट जॉब लेना बंद कर दिया था, तो उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। Indians was not able to get a other opportunity to British schools, colleges, court or a government job. They accepted, या Indian accepted to government job. Government job से वो दोबारा से तैयार हो गए कि भाई हमें इसको लेकर के चलेंगे। ओके। अब इसी प्रकार के सिस्टम को जब आगे चलाया जा रहा था, तो उसके बाद में एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है उसको सुनिए। इंसिडेंट होता है चोरी चोरा। चोरी चोरा ये क्या था? ये होता है 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी कहाँ है, क्या इंसिडेंट था, उसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा। मैप में देखें, ये यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है चोरी चोरा। यहां पे एक इंसिडेंट हुआ। उसी इंसिडेंट से महात्मा गांधी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। इसके लिए गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी की। इस गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 फरवरी 1922 में एक इंसिडेंट हुआ, जो चोरा चोरी इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में सुनेंगे। यहां पे आज भी शहीद स्मारक बना हुआ है गोरखपुर में, क्योंकि उस इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन, इंग्लिश पुलिसमैन किल्ड बाय इंडियन से जो ये क्या इसमें रैली निकाल रहे थे। इट मीन्स ये कहेंगे कि जो प्रदर्शन कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक इंग्लिश या ये कहेंगे कि एक पुलिस स्टेशन फायर्ड बाय इंडियंस डेमोन्स्ट्रेशन। इंडियंस जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और उससे आग में 22 पुलिसमैन ने, इंग्लिश पुलिसमैन उसमें डेड हो गए।
इसी इंसिडेंट को, क्योंकि महात्मा गांधी वांटेड टू इम्पोज ए नॉन वायलेंस मूवमेंट बट इट बिकेम ए वायलेंस। ये हिंसा इसने की या ये वॉलंटियर हो गया, तो उसके बाद में उन्होंने महात्मा गांधी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 6। अब इसी टाइम पे जब ये हुआ था उसके जस्ट बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। 10 मार्च 1922 British government arrested Mahatma Gandhi and after that they punished him। उसको पनिश किया गया, उसको अरेस्ट किया गया महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को, और उसको जेल में भेज दिया गया। इससे हमारे इंडियंस को काफी हरासमेंट हुई, क्योंकि वो इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करना चाहते थे। बट उसके बाद में विड्रॉ हो गया, वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसने एक तो यूनिटी में थे हिंदू और मुसलमान दोनों ही, दूसरा मास पार्टिसिपेशन था इसमें, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें बहुत लंबे जो गैदरिंग थी, बड़ी गैदरिंग थी, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से डर गई थी, और उन्होंने उसके बाद में इसको महात्मा गांधी ने इसको विड्रॉ किया। और विड्रॉ करने के बाद अगले पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे आगे क्या होता है बेटा। इसके कुछ लोग ऐसे थे जो विड्रॉ करने के बाद नाराज थे, तो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली का बायकॉट किया था, उसके अंदर रिजाइन दे दिया था। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1919 में उन्होंने एक माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तैयार किया था, उसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाया गया था, यानी कि वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें हमारे इंडियन लोग इलेक्टेड होकर के जा रहे थे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आता है बेटा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। They were two main लीडर, ये दोनों इसके मेन लीडर थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी जो बनाने वाले थे उनको प्रो चेंजर नाम दिया गया, क्योंकि ये जो लोग थे इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी कि वहां पे जो लॉ इनेक्ट होगा उसका हम अपोज करेंगे जो हमारे अगेंस्ट होगा। इसलिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे, तो इन्होंने इनको नाम दिया है प्रो चेंजर। ये कौन थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने वाले? वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी इन 1927। ओके, इनका जब स्ट्रगल चल रहा था तो उसी टाइम पे 1925 चित्तरंजन दास से डेड, और उसकी मृत्यु के बाद ये स्वराज पार्टी का जो इंप्रेशन था वो अपने आप ही वीक हो गया। इट मीन्स आगे इसका कोई रोल नहीं रहा। अब कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी के साथ, यानी कि स्वराज पार्टी बनाई और लेजिस्लेटिव असेंबली में गए। कुछ लोग थे वो महात्मा गांधी के साथ थे, तो उनको उनके अंदर उन्होंने इसके लिए कुछ नए प्रोग्राम लॉन्च किए, जो हम उसको कह सकते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या थे? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में काम करने वाले जो लोग थे, यानी कि हम आगे की प्लान कैसे करें और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोजिट कैसे किया जाए, इसी बात पे चर्चा करने के लिए उन्होंने
कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लॉन्च किया। उनकी अपनी एक्टिविटी किस प्रकार से होनी चाहिए, उन लोगों ने अपने प्रोग्राम में दिया सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंस होने के लिए, एंड यूजिंग ऑफ स्वदेशी गुड्स, खादी, और हमारे इंडिया का जो इंडस्ट्रीज थी उसको डेवलप करने के लिए, इंडियन एजुकेशन, और एजुकेशन हमारी प्रैक्टिकल बेस पे हो, ना कि थ्योरेटिकल बेस पे। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, वो थ्योरी बेस पे है, और महात्मा गांधी अपोज दिस एजुकेशन। वो बताते थे कि अगर हमें स्टडी कर ले तो हम सेल्फ डिपेंड बनने के लिए इस प्रकार के हमारे अंदर स्किल आ जाए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने रिक्वायरमेंट को खुद फिल कर पाए। बट आफ्टर गेटिंग दिस थ्योरी बेस्ड एजुकेशन वी आर नॉट एबल टू गेट ए सेल्फ प्रोफेशन, कि हम अपना प्रोफेशन ऐसा नहीं ले सकते हैं जो अपना खुद का काम, खुद का बिजनेस या खुद के कुछ स्किल डेवलप हो जिससे हमें जॉबलेस ना रहे। इसका अपोज महात्मा गांधी करते थे। तो महात्मा गांधी ने जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लॉन्च किया था उसमें क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इंडियन एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद में ये प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन करने के लिए। इसके अंदर इसके सपोर्ट करने वाले जो आदमी थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा हमारे पास आता है ये राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती गोपालाचार्य, ये लोग इसमें मेन थे, और इनका नाम दिया है वो नो चेंजर का नाम दिया है, क्योंकि जो स्वराज पार्टी बनाने वाले थे उसको प्रो चेंजर बोला है, और इनको क्या बोला है, नो चेंजर, जो इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लॉन्च करने वाले थे उसमें। इट्स ओके।